स्वीट मोमेंट। ओलिविया कहती है कि टीएन, क्या आपकी कोमल भावुक केट ब्रदर बहुत ही ज्यादा बोरिंग नहीं है? मैं आपको अपनी पीठ पर सवारी करवाऊंगी। भेड़िए की पीठ अच्छी और मजबूत होती है। टीएन ओलिविया की पीठ पर चढ़ जाती है और सोचती रहती है कि उसकी पीठ बहुत ही ज्यादा कठोर है और कितनी ठंडी है। और यह सब देखकर दोनों भाई कहते रहते हैं कि क्या आप जानती हैं कि लेपर्ड को अन्य लेपर्ड के साथ खेलने में कितना आनंद आता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने फर यहाँ पर न लेके आए। और ओलिविया कहती है कि मैं एक वुल्फ हूँ, ना कि एक डॉग। और वैसे भी आप दोनों को टीएन के सफेद फर पर अपना काला फर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। यह सुनकर लेडियन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आप अपने क्रूर से वुल्फ के खेल को उस छोटे से बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रही हैं, जिसने अभी तक अपने बाल भी गिरने नहीं सीखे हैं, जैसा कि आपको बिल्लियों की पसंद के बारे में कुछ पता ही होगा। और ओलिवियर उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए उनके तरफ 2 सूत की गेंद को फेंकती है। और यह देखकर वह सोचते रहते हैं कि उसने सचमुच धागे वाली गेंद को फेंककर हमें बहुत ही ज्यादा भावुक कर दिया है। वह बहुत ही बुरी दुश्मन है। और यह सूत की एक ऐसी गेंद है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी और उछल कूद करने वाली है, जिससे कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं सका। उन्हें इस तरह से खेलते हुए देखकर ओलिवियर कहती है कि वह बहुत ही ज्यादा स्टूपिड लेपर्ड है। क्या कहा था उन्होंने कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी ओर टीएन को उस गेंद से खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। दूसरी ओर लेडियन कहता रहता है कि यह बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है। एक क्षण के लिए मैं लापरवाह हो गया था। और फेडरी कहता है कि लेकिन मुझे इस अवसर के लिए एकदम सही वस्तु मिल गई है। वह वस्तु फ्रिस्बी है। और फेडरी कहता है कि वह कहते हैं कि अगर आप इसे फेंकते हैं तो डॉग्स अपना दिमाग खो देते हैं, भले ही वह एक वुल्फ ही क्यों ना हो। यह सुनकर लेडियन खुश होते हुए कहता है कि चलो इसे बहुत दूर तक फेंकते हैं और इसे घर से बाहर निकाल देते हैं। फेडरी फ्रिस्बी को फेंकते हुए कहता है कि ओलिवियर यहाँ ध्यान दो और इसे जल्दी से पकड़ो कि अचानक से वहाँ पर कोई और ही आ जाता है और वो उस डिस्क को पकड़ लेता है। यह देखकर ओलिवियर कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा बचपना व्यवहार कर रहे हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं कि टीएन इससे कुछ सीखेगी? और लेडियन कहता है कि मैं भी आपसे यही कह सकता हूँ, अगर आपने थोड़ी शिष्टता से काम लिया होता तो हम ऐसा नहीं करते। दूसरी ओर मैडम एटियन कहती रहती है कि आपको कुछ शर्म करनी चाहिए। आप छोटे बच्चों की तरह उनके सामने व्यवहार कर रहे हैं। और यह सुनकर ड्यूक वोल्फगैंग कहते रहते हैं कि इसके लिए मुझे माफ करना हनी। ओलिवियर हंसते हुए कहती है कि आपको तो बस यह डर है कि आप उसे हमसे खो देंगे। ओलिविया जल्दी से टीएन के पास जाती है और उससे कहती है कि टीएन मुझे बताओ, आपको अपनी बहन ज्यादा पसंद है या फिर आपको अपने भाई? और लेडियन कहता है कि बेशक वह तुमसे ज्यादा हमारे साथ खेलना पसंद करेगी। और यह देखकर टीएन घबराते हुए निया करती रहती है। और वो दोनों कहते रहते हैं कि आपको कौन ज्यादा पसंद है, आपके भाई या आपकी बहन? यह देखकर टीएन सोचती रहती है कि मुझे उन्हें कुछ तो कहना चाहिए। मुझे दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद है और उनके साथ खेलना भी। और टीएन उन चारों की ही बहुत क्यूट सी ड्राइंग बनाती है। और यह देखकर वह तीनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। वह तीनों ही टीएन को गले लगा लेते हैं। और लेडियन कहता है कि हमारी प्यारी सी टीएन वह हम सबके साथ खेलना चाहती है। और ओलिविया कहती है कि ठीक है चलो सब मिलकर अच्छे से खेलते हैं, इसीलिए इसके लिए मुझे माफ करना टीएन। और वह तीनों ही सोचते रहते हैं कि अब से हमें ऐसी जगह पर लड़ना होगा जहाँ पर टीएन हमें देख ना सके। कुछ समय पहले स्टेफिनो और एटियन सर स्टेफिनो कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए इस फिस्बी को फेंकेंगी प्लीज? और यह देखकर एटियन गुस्से से कहती है कि ओ माय गॉड, वह फिर से इसे लेकर आ गया। आखिर वह कहाँ से लेकर आ रहा है इसे? बैक टू द स्टोरी। टीएन सोचती रहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही है अपने परिवार के लिए और लॉर्ड इयान के लिए। मैं बस आशा करती हूँ कि लॉर्ड इयान और मेरे परिवार के साथ कुछ भी बुरा न हो। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। वह सभी भोजन करने के बाद में रात को आसमान को देखते रहते हैं और आसमान में बहुत ही सुंदरता से आतिशबाजी चलती रहती है। टीएन ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और वो उस आतिशबाजी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उन्हें देखते हुए कहती है कि यह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ओलिविया कहती है कि टीएन, क्या आपको यह अच्छा लगा? और टीएन स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, यह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और लेडियन कहता है कि हालांकि यह उतना अच्छा नहीं है जितना कि आपकी फिशेस ने उद्घाटन समारोह के दौरान किया था। और टीएन आतिशबाजी को देखते हुए कहती है कि इन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे तारे एकत्र हो रहे हैं और फिर बिखर जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है।
फैक्ट्री कहते हैं कि हाँ, आपने ठीक कहा, यह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और क्या आप जानती हैं कि वह आतिशबाजी देवी लुसेट के प्रति हमारी आस्था और प्रार्थनाओं को दर्शाती है। और देवी लुसेट के प्रति कहा जाता है कि यह एक कामना है कि पवित्र प्रकाश अंधकार को दूर भगाएगा और शांति और खुशियों को लेकर आएगा। यही सुनकर टियन सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि इसका कोई गहरा मतलब होगा और वो सोचती है कि अंधकार, हाँ, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि डियान ठीक होंगे। क्या वह महल में ही अकेले आतिशबाजी देख रहे होंगे? यह कितना अच्छा होता कि इस आतिशबाजी को हम साथ में देख पाते। और टियन को उदास देखकर ओलिवियर एक पंख को लेते हुए उसकी गुदगुदी करती है और यह देखकर टियन सरप्राइज हो जाती है। ओलिवियर उस पंख को टियन को दे देती है और उसे देखकर टियन कहती है कि आखिर यह आप मुझे क्यों दे रही हैं? और ओलिवियर कहती है कि यह आपके लिए एक गिफ्ट है। और टियन इसे देखकर खुश होती है और सोचती है एक पंख। ओलिवियर कहती है कि यह अरनी का पंख है जिसमें मेरी विंड पावर शामिल है और जब आपको इसकी आवश्यकता हो तो बस इसे कसकर पकड़ लें और सोचिए कि आपको उड़ना है। हवा आपको चारों ओर से लपेट लेगी और आपको ऊपर की ओर उड़ा लेगी। लेडियन चिंतित होते हुए कहता है कि आखिर आप क्या कह रही हैं कि आप टियन को अपनी हवा से उड़ा देंगी? यह खतरनाक हो सकता है। और ओलिवियर कहती है कि यह सुरक्षित है, आप जिस दिशा में चाहें उस दिशा में उड़ सकते हैं। ओलिवियर कहती रहती है कि अरने की विंड पावर आपको चारों ओर से घेरे रखेगी और हवा में आपको सुरक्षित रखेगी। यह एक बार उपयोग होने वाली वस्तु है, इसीलिए इसे सुरक्षित रखें और केवल खतरे की स्थिति में ही प्रयोग करें। और यदि किसी समय हम आपके आसपास ना हो और कोई बुरा व्यक्ति आपको परेशान करे और चोट पहुंचाए तो आप बचने के लिए इसका प्रयोग कर सकती हैं। क्या आप मेरी बात समझ गई? और टियन कहती है कि हाँ, मैं समझ गई, यह बहुत ही अच्छा है। फैक्ट्री ओलिवियर से कहता है कि ओलिवियर, क्या आप सच में सोचना जानती हैं? और लेडियन कहता है मैं भी इस बारे में हैरान हूँ। यह सुनकर ओलिवियर गुस्से से कहती है कि क्या आपको अकेडमी में किसी के लिए सामान्य प्रशंसा करना नहीं सिखाया है? वह पिंक और ग्रीन कलर का फेदर था जिसमें की विंड पावर थी और उसे देखकर टियन सोचती रहती है कि कुछ ऐसा जो मैं केवल इसे एक ही बार में उपयोग कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे इसे सुरक्षित रखना होगा। लेडियन कहता है कि उस समय सच में मुझे ऐसा लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि फैक्ट्री बेहोश था और उसे कुछ भी होश नहीं था। और फैक्ट्री कहता है कि उस दिन से मैं हर पल इस पर विचार करता रहता हूँ। ओलिवियर कहती है कि क्या आपको लगता है कि चिंता काफी है? आपने हमारी बच्ची को लगभग जलाकर राख ही कर दिया था। और लेडियन कहता है कि मुझे पता है। और टियन, वह इतनी तेज थी कि जब तक मैं उसके पास पहुंचता वह पहले से ही वहां पहुंच गई थी। ओलिवियर कहती रहती है कि वह कहते हैं कि उन्माद के कारण उत्पाद मचाना भारी पड़ सकता है, फिर भी आपने आग में फंसने के बारे में कैसे सोचा? क्या आपको इस बारे में बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि आपको कुछ हो सकता है? यह सुनकर टियन कहती है कि हाँ, मैं उसके बारे में डरी हुई थी, लेकिन अपने भाई को बचाने का विचार से भी अधिक प्रबल था और मुझे लगा कि मैं यह कर सकती हूँ, मैं उन्हें बचा सकती हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पर चली गई। और सच कहूँ तो मैंने सोचा कि यदि मुझे आग भी लग जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मेरे पास मेरा मोटा फर था, इसीलिए मुझे आग लगने की चिंता नहीं थी। लेकिन यदि मेरी पूंछ जल जाती तो इससे मुझे कुछ थोड़ी सी जलन जरूर महसूस होती, इसीलिए मुझे यह डरावना लगा, लेकिन मुझे वहाँ पर जाना ही था। और टियन की बातों को सुनकर वह सभी उस बारे में विचार करते रहते हैं और वह तीनों सोचते रहते हैं कि भले ही कुछ भी हो लेकिन वह भी बहुत प्यारा हो सकता था। और ओलिवियर टियन को गले लगाते हुए कहती है कि यह ठीक नहीं है, यह सचमुच ठीक नहीं है। और लेडियन कहता है कि अब से आपको फैक्ट्री के पास में जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा ताकि आप सुरक्षित रहें। यह सुनकर फैक्ट्री कहता है कि आखिर आप यह क्या कह रहे हैं? और वो गहरी सांस लेते हुए कहता है कि मैं बहाने बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन के बाद मैं टियन के बारे में बहुत चिंतित हो गया और कुछ बातों पर गौर करने लगा। और इसीलिए जो भी टियन ने फर मुझसे शेयर किए थे उन पर मैंने थोड़े से प्रयोग किए और परीक्षण किए और उनसे ऐसा लगता है कि मेरी आग टियन को नहीं जला सकती है। और यह सुनकर लेडियन और ओलिवियर सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में? फैक्ट्री कहता रहता है कि शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि टियन की लाइट एबिलिटी उन्माद को ठीक करने में मदद करती है। मुझे इसका सटीक कारण तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं निश्चित रूप से वह महसूस कर सकता हूँ मेरी शक्ति टियन को चोट नहीं पहुँचाएगी। लेडियन टियन के पास आते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं कि तो अब मेरी शक्तियाँ यह कभी भी टियन
को चोट नहीं पहुंचा सकती है, यह केवल उनकी रक्षा के लिए ही मौजूद है। यह देखकर टियन खुश होती है और कहती है कि इसके लिए आपका शुक्रिया ब्रदर। दूसरी ओर फेडरिक को ऐसा कहते हुए देखकर ओलिवियर गुस्से से कहती है कि ओ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। और लेडियन भी गुस्से से कहता रहता है कि मैं भी कभी भी टियन को उस तरह से खतरे में नहीं डालूंगा जैसा कि आपने किया था। टियन सोचती रहती है कि उस ठंडी बालकनी पर जहाँ बर्फ गिरती थी, वे चीजें जिसकी मैं बहुत कामना करती थी, वह सभी अब मेरे साथ यहाँ पर है और मैं उनके साथ खुश हूँ। इसीलिए इन सभी का आपको बहुत बहुत शुक्रिया देवी लुसेड, और मुझे इस प्रकार का दोबारा से प्यार भरा जीवन देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं आपसे यह आशा करती हूँ कि इयान जिन्होंने मुझे बचाया वह कभी भी दर्द या अकेलेपन में न रहे। इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि आज की रात यह सभी के लिए एक खुशहाल रात रहे। 3 दिन बाद समापन समारोह लुमिनेरिया में सभी इकट्ठा हो जाते हैं और कहते रहते हैं कि तो आज लुमिनेरिया का अंतिम दिन आ ही गया। सभी लोग स्टेडियम में आ जाते हैं और लेडियन कहता रहता है कि आतिशबाजी के बाद में हम वापस विला में लौट गए, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बीच बाहर कुछ भी बड़ा घटित नहीं हुआ, इसीलिए यह एक राहत की बात है। उसकी बातों को सुनकर फेडरिक कहता है कि रॉयल फैमिली अंधकार ऊर्जा की जांच करती रहेगी, इसीलिए अभी के लिए हमें बस सुरक्षित घर लौटने की जरूरत है। वैसे भी यह क्षेत्र में अधिक सुरक्षित होगा। अचानक से टियन की नजर लॉर्ड इयान पर जाती है और वो सोचती रहती है कि लॉर्ड इयान, शुक्र है कि आप यहाँ पर है। यह देखकर लगता है कि आप ठीक हैं। टियन उन्हें ध्यान से देखती रहती है और उसे एहसास होता है कि भले ही उन्हें कोई चोट नहीं लगी हो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और मैं देख पा रही हूँ कि सिर्फ लॉर्ड इयान ही काले धुएं और अंधकार से गिरे हुए हैं, मानो वह ब्लैक फॉग ढक रखी हो और वो जैसे कि अंधकार में गिरे हुए हों। टियन को चिंतित देखकर फेडरिक कहते हैं कि टियन क्या बात है, क्या कुछ गलत है? और टियन कहती है कि लॉर्ड इयान थोड़े से अजीब लग रहे हैं, जैसे कि वह कुछ अलग ही व्यवहार कर रहे हों। और फेडरिक उससे कहता है कि तो फिर चलो समापन समारोह समाप्त होने के बाद में हम उनसे मिलने के लिए चलेंगे, क्योंकि हम अभी उनके पास नहीं जा सकते हैं। और टियन कहती है कि ठीक है, हम उनसे मिलने जरूर चलेंगे। यहाँ से समापन कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है और हिज मैजेस्टी सभी को समापन समारोह पर सभी को भाषण देते रहते हैं और वह भाषण चलता रहता है कि टियन अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए सोचती है कि मैं फिर से घबरा गई थी कि शायद हिज मैजेस्टी मुझे वापस से वहाँ पर न बुला ले, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। टियन की नजर रॉबिन पर जाती है और वो उसे देखकर सोचती रहती है कि रॉबिन ने पूरा समय अपना सिर नहीं उठाया और मुझे लगता है कि उसे बहुत ही बुरी तरह से डांटा गया होगा। मुझे लगा था कि रॉबिन के लिए उसे अनदेखा कर दिया जाएगा। टियन इस बारे में सोचती ही रहती है कि अचानक से एक धमाका होता है और चारों ओर ब्लैक फॉग फैल जाती है। यह देखकर ड्यूक कार्सेस टियन को पीछे करते हैं ताकि वह सुरक्षित रहे। यह देखकर टियन भी अचानक से शॉक हो जाती है और ड्यूक कार्सेस कहते हैं कि क्या आप ठीक है टियन? टियन कहती है कि मैं ठीक हूँ और ग्रैंडपा आल्फियस कहते हैं कि फेडरिक ले टियन मेरे पास ही रहो। स्टेडियम में चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है और उसे देखकर लोग कहते रहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना सारा ब्लैक फॉग कहाँ से आ रहा है? लोगों को उस ब्लैक फॉग से खांसी चलने लगती है और वो कहते रहते हैं कि यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और घुटन सी महसूस हो रही है। आखिर यह धुआं आ कहाँ से रहा है? एक व्यक्ति अपनी आंखों को हल्का खोलते हुए देखता रहता है और वो कहता है कि अंततः मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या है? एक ब्लैक होल। यह बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैक है और शायद यह धुआं उसी में से आ रहा है। सभी नाइट्स अपने मैजिक पावर से हिज मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करते रहते हैं और वो सोचते रहते हैं कि आखिर यह ब्लैक पोर्टल यहाँ पर आया कहाँ से। दूसरी ओर प्रिंस इयान रोज पूरी तरह से शॉक थे, क्योंकि शायद यह पोर्टल उनकी वजह से ही खुला था और वो अपनी पावर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जैसे उन्हें कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो। उस ब्लैक होल में सारी चीजें खींची जा रही थी और लोग चिल्लाते हुए भागते हुए कहते रहते हैं कि वह ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर समाहित करता जा रहा है, इससे दूर रहना चाहिए। जल्दी से किसी न किसी चीज को पकड़ लो, नहीं तो वह अपने अंदर आपको खींच लेगा। और देखते ही देखते कई नाइट्स उसमें समाहित हो गए, क्योंकि वह जोर से उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। हिज मैजेस्टी चिल्लाते हुए कहते हैं कि इयान रोज अपनी शक्तियों को काबू में करो और इसे फैलने से रोको। और उनको खतरे में देखकर नाइट्स कहते रहते हैं कि योर मैजेस्टी आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। हिज मैजेस्टी को चारों ओर से घेर लो और उन्हें सुरक्षा प्रदान करो। सभी उस ब्लैक फॉग से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैजिक का उपयोग करते रहते
रहते हैं और ड्यूक आल्फियस कहते रहते हैं कि आपकी दीवार से दूर मत हटो और धीरे धीरे पीछे होते जाओ जिससे कि हम इससे बच सके। लेडी एन समझ नहीं पा रहा था और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इयान रोज ऐसा क्यों कर रहे हैं। और फेडरी कहता है कि यह उनकी अपनी इच्छा नहीं है, वह किसी चीज द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं जैसे कि उन्हें कोई काबू में कर रखा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह अपनी ही योग्यता खो बैठे हों और उसे बिल्कुल भी काबू में नहीं कर पा रहे हो जिस तरह से मैं नहीं कर पाया था। शायद वह पागलपन की तरफ बढ़ रहे हों। यह सुनकर टीएन भी शौक हो जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो सोचती रहती है कि लोगों को लॉर्ड इयान के उपस्थान में खींचा जा रहा है और यहाँ प्लाजा में अधिकतर सजावटी इमारतें सब कुछ नष्ट हो गई हैं क्योंकि वह सब उस ब्लैक होल में समाहित होती जा रही हैं और वो अपने अंदर सब कुछ खींचता जा रहा है। यह सब चीजें उस काली ऊर्जा के कारण हो रही है जो कि उसके चारों ओर फैली हुई है और वही ब्लैक फॉग लॉर्ड इयान को भी अपने काबू में करके रोके हुए है ताकि वह उसे बंद न कर सके। वह उसे देखकर विचार करती रहती है कि क्या मैं अपनी लाइट एबिलिटी से कुछ भी नहीं कर सकती, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देवी लूसेड लॉर्ड इयान को नहीं बचा सकी। और इसके अलावा यह उस सब स्पेस जैसा नहीं दिखता जिसे मैं जानती थी। मुझे नहीं पता कि अगर मुझे उस जगह पर खींच लिया जाए तो क्या होगा, क्या मैं वहाँ पर मर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो मैं लॉर्ड इयान को फिर कभी भी नहीं देख पाऊंगी। वह हमेशा के लिए उस अंधकार में गायब हो जाएंगे और मैं उन्हें कभी भी दोबारा नहीं मिल पाऊंगी जिस तरह से मैं माँ से नहीं मिल सकती। इन सब बातों को सोचकर टीएन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सोचती रहती है कि लॉर्ड इयान प्लीज मुझसे दूर मत जाइए, प्लीज मेरे पास ही रहिए। टीएन इतनी ज्यादा परेशान और शॉक थी कि उसका लाइट मैजिक अपने आप एक्टिव हो जाता है और उसकी गोल्डन फिशेस बाहर आ जाती है। टीएन उसे देखकर थोड़ा सा शांत होती है और कहती है कि गोल्डन फिश प्लीज मुझे बताइए कि क्या मैं लॉर्ड इयान को बचा सकती हूँ, क्या देवी मुझे इसकी शक्ति प्रदान करेगी जिससे मैं उन्हें बचा पाऊँ। टीएन की गोल्डन फिश को बाहर देखकर लॉर्ड कार्सेस कहते हैं कि टीएन आपको अभी अपनी लाइट एबिलिटी को बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रैंडफादर और मैं फायर बैरियर के साथ आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, इसीलिए सब ठीक है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्लीज इसकी चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। और यह सुनकर टीएन कहती है कि ऐसा नहीं है पिताजी, लेकिन लॉर्ड इयान के बारे में क्या, वह अभी इस वक्त खतरे में है। टीएन अपने फेदर को निकालते हुए सोचती रहती है कि नहीं, अभी मैं इसके बारे में पिताजी को बताऊंगी तो वह मुझे नहीं जाने देंगे और जो मैजिकल पंख सिस्टर ओलिवियर ने मुझे दिया है मुझे उसकी मदद लेनी पड़ेगी। टीएन अपने पिता से कहती है कि फादर, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे कहा है कि मैं कोई भी लापरवाही भरा काम नहीं करूँगी। यह सुनकर लॉर्ड कार्सेस जेंटली टीएन के सिर को सहलाते हैं। टीएन जानती थी कि उसके पिता उसे कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहती है कि लेकिन मैं आपसे वह वादा पूरा नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। यह सुनकर ड्यूक कार्सेस कुछ समझ नहीं पाते हैं और टीएन जल्द ही अपनी एनिमल फॉर्म में बदलते हुए अर्ने फेदर की मदद से आकाश में उड़ जाती है ताकि वह इयान रोज के पास जा सके। टीएन अभी भी अपनी एनिमल फॉर्म में ठीक से बात नहीं कर सकती थी और वो न्या करती रहती है और मन में सोचती रहती है कि प्लीज इसके लिए मुझे माफ करना पिताजी, प्लीज मुझे माफ करना। वह जाते जाते सोचती रहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके पास वापस जरूर लौट कर आऊंगी। और यह देखकर ड्यूक कार्सेस शॉक हो जाते हैं और वो टीएन को दूर जाते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि टीएन वापस आओ। और जैसा कि ओलिवियर ने कहा था वह अच्छे से इसे काबू में कर पा रही थी और विंड के साथ जिस तरफ चाहे उस तरफ उड़ पा रही थी और वो जल्द ही इयान रोज के पास पहुंच जाती है। टीएन देखती रहती है कि लॉर्ड इयान रोज पूरी तरह से उस ब्लैक फॉग से ढके हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भी उसमें फंसने वाली हूँ और मैं खिसती जा रही हूँ। टीएन इयान रोज की तरफ देखते हुए न्या करती रहती है क्योंकि वह ठीक से बोल नहीं सकती थी और वो सोचती रहती है कि प्लीज प्लीज लॉर्ड इयान रोज प्लीज मेरी ओर देखो, प्लीज इधर देखो। टीएन की आवाज सुनकर वह अचानक से होश में आ जाता है और उसे एहसास होता है कि जैसे कि उन्हें कोई पुकार रहा है और प्रिंस इयान रोज अपने होश में आते हुए ऊपर की ओर देखते हैं और वो देखते हैं कि टीएन उनकी ओर उड़ते हुए आ रही है और वो जोर जोर से न्या कर रही है। टीएन जल्दी से लॉर्ड इयान रोज के
पास आ जाती है और उनके गले लगते हुए वह दोनों ही उस ब्लैक होल की तरफ खिंचते चले जाते हैं और दोनों ही उसमें चले जाते हैं। प्रिंस इयान रोज और टियन के उस ब्लैक होल में जाने के बाद में वह ब्लैक होल भी धीरे धीरे बंद हो जाता है और चारों ओर से वह ब्लैक फॉग भी चारों ओर से गायब हो जाता है और उसका कोई नामो निशान नहीं रहता है। उन्हें देखकर लोग घबराते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्राउन प्रिंस और यहाँ तक कि प्रकाश की संतान वह दोनों ही उसमें फंस गए और यहाँ से गायब हो गए। यह देखकर हिज मैजेस्टी भी शॉक हो जाते हैं और वो घबराते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि इयान रोज, टियन, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वह ऐसे कैसे जा सकते हैं, गायब हो सकते हैं। उनके गायब होते ही जैसे चारों ओर शांति हो गई थी और उनकी पावर से पूरा स्टेडियम इस तरह से टूट गया था कि उसे देखकर लोग घबरा रहे थे कि आखिर यह अचानक से क्या हुआ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और टियन और प्रिंस इयान को दिखाया जाता है जो कि बेहोश थे और टियन को होश आता है और वो चारों ओर देखते हुए सोचती है कि आखिर वह इस समय है कहाँ। टियन प्रिंस इयान रोज के ऊपर से उतर जाती है और वो सोचती रहती है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ था, क्या वह किसी और उपस्थान के अंदर आ गए हैं। लेकिन यह पहले से और अधिक उज्जवल और आसपास का वातावरण अलग ही दिखाई दे रहा है। मुझे कोई टूटी हुई वस्तु या कोई फंसा हुआ व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहा है। टियन लॉर्ड इयान के पास जाती है और उसके चेहरे को सहलाते हुए कहती रहती है कि लॉर्ड इयान, प्लीज प्लीज उठ जाइए, आपको होश में आना चाहिए। लेकिन इयान रोज बिल्कुल भी नहीं उठता है और यह देखकर टियन सोचती रहती है कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। कम से कम वह सांस तो ले रहा है, इसीलिए यह मेरे लिए एक राहत की बात है। टियन उसके पास बैठी ही रहती है कि अचानक से उसे आवाज सुनाई देती है जैसे कि कोई आ रहा हो और वो सोचती है कि आखिर यहाँ पर कौन हो सकता है, आखिर इस ओर कौन आ रहा है। टियन उस ओर जाती है और हल्का सा छुपते हुए देखती है और एक गोल्डन हेयर व्यक्ति कहता रहता है कि योर मैजेस्टी, आप वापस आ गए। और योर मैजेस्टी कहते हैं कि मूर्ख मत बनो, आपने इंपीरियल आर्काइव्स के सभी रिकॉर्ड देखे हैं, है ना। और गोल्डन हेयर व्यक्ति कहता है कि हाँ, आपने ठीक कहा, मैंने उन सभी को देखा है और चाहे आप कुछ भी कहना चाहें या नहीं, लेकिन मेरा निर्णय उस पर नहीं बदलने वाला है। वह हिज मैजेस्टी की ओर मुड़ता है और कहता है कि पिताजी, इयान कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए आप इस बारे में भूल जाइए। इयान उन्हें देखकर सोचती रहती है कि वह गुस्सैल व्यक्ति हिज मैजेस्टी एम्परर है और जैसा कि मैंने उन्हें देखा है वह उसे थोड़े से जवान दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा वह दूसरा व्यक्ति जो कि लॉर्ड इयान की तरह दिखते हैं, इसका मतलब यह है कि वह और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड इयान के पिताजी हैं।